विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों है, या मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। देखिए, साधारणतः हर विद्वान और विचार दार्शनिक जो है वो अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर समकालीन परिस्थितियाँ, उनकी समकालीन घटनाओं और विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। वह अपने युग के रंग में रंगा होता है, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग की शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली के ऊपर जो समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विचारों की छाप जो है वो बड़े सुस्पष्ट रूप से अंकित थी। मैकियावेली एक ऐसा विचारक था, दार्शनिक था, जिसने अपनी समकालीन परिस्थितियों को अच्छी प्रकार से उसको देखा, पर्यवेक्षण किया, सामाजिक राजनीतिक दोषों को आंका और उनका अपनी रचनाओं में समाधान भी प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। तो इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा ऐसा विचारक हो जिसने अपना समस्त लेखन समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो तत्व कौन कौन से हैं जिन्होंने मैकियावेली के ऊपर अपनी छाप डाली, अपना प्रभाव छोड़ा, और जिसके कारण उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। सबसे पहले है ज्ञान का पुनरुत्थान। यानी हम कह सकते हैं कि मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुत्थान काल अर्थात पुनर्जागरण काल में हुआ था। फ्लोरेंस स्वयं पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इस आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जो मध्यकालीन आदर्श थे वो समाप्त हो रहे थे। रोम और यूनान के प्राचीन आदर्शों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद समाप्त हो रहा था। राष्ट्रीय राज्य की एक भावना का उदय हो रहा था। राजनीति, धर्म और नैतिक, राजनीति में धर्म, नैतिकता, चर्च और पोपवाद का प्रभाव समाप्त हो रहा था। और इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि पोप के मध्ययुगीन निरंकुश धार्मिक सत्ता के प्रति लोगों में विश्वास समाप्त हो रहा था, और उसकी जगह बुद्धि, विवेक और तर्क का बोलबाला हो रहा था। लोगों की इसके प्रति आस्था बढ़ रही थी। लोगों का दृष्टिकोण जो है वो अधिक तार्किक और वैज्ञानिक होता चला जा रहा था। इसी दौरान व्यापार, छापे खाने का उदय और यातायात के साधनों के विकास ने लोगों को एक नई दृष्टि दी, नई स्वतंत्रता की नया दृष्टिकोण दिया, नई चेतना प्रदान की, स्वतंत्रता की भावना पैदा की, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीवन के क्षेत्र में नए मूल्यों की स्थापना जो है प्रारंभ हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण आंदोलन था वो पूरी तरीके से मध्ययुगीन जो आदर्श थे उनसे मुक्त होने का एक तरीके से आंदोलन था। मैकियावेली के ऊपर भी, क्योंकि फ्लोरेंस स्वयं पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था, तो फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावेली के ऊपर भी इन सब बातों का प्रभाव पड़ा, और उसने भी मध्ययुगीन जो नैतिकता और जो आदर्श थे उनसे मुक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में जो है
प्राचीन इतिहास के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में नए विचारों का प्रतिपादन किया। न केवल नए विचारों का प्रतिपादन किया बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में को एक नई दिशा भी प्रदान की। और इसीलिए जोन्स जैसे विचारकों का भी यही मानना है कि मैकियावेली की रचनाओं में मध्ययुगीन वास्तविकताओं के दर्शन होते हैं। मैकियावेली की रचनाओं में जो है हम कह सकते हैं कि उसकी कृतियों में जो है मध्ययुगीन उसके युग की वास्तविकताओं के दर्शन होते हैं। उसने व्यक्ति की महत्ता, बुद्धिवाद, तर्कवाद और सांसारिकता का निरूपण, राष्ट्रीयता की भावना का उदय, पारलौकिक जीवन के स्थान पर अलौकिक जीवन की उपलब्धि, और ये हम कह सकते हैं कि आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण, ये सब ऐसी बातें हैं जो कि इस बात को सिद्ध करती हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये सब बातें, ये सारे तथ्य जो हैं वो मैकियावेली के दर्शन में हमें दिखाई देते हैं। अगला है निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। अब देखिए, पुनरुत्थान काल में यूरोप में भारी राजनीतिक परिवर्तन हुए। जब मैकियावेली का जन्म हुआ तब परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। परिषदीय आंदोलन चर्च के नैतिक ह्रास को रोककर उसकी पूर्वकालीन गौरव की स्थापना का एक तरीके से आंदोलन था, जिसके द्वारा उसके समय मध्यकाल में जो चर्च में आंतरिक फूट हो गई थी, उस चर्च की फूट को, जिसका उद्देश्य था चर्च की फूट को रोकना, उसमें एकता स्थापित करना, चर्च के भ्रष्टाचार को रोकना, वहाँ चर्च की संपत्ति का धार्मिक दृष्टि से सदुपयोग करना। तो इस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त हो चुका था। और जो शासक थे उन्होंने उस समय जो है जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थीं वो समाप्त हुई, और न केवल सामंतवादी व्यवस्थाएं बल्कि सामंतवाद और उनकी जो प्रतिनिधि सभाएं थीं उनका अंत होकर निरंकुश राजतंत्रों की स्थापनाएं हो रही थी। राजाओं ने सामंतों के हाथ से शक्तियां छीनकर अपने हाथ में उन्हें ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं निरंकुश राजतंत्र का युग प्रारंभ हो गया था। आर्थिक परिवर्तनों ने भी निरंकुश राजतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि इस दौरान व्यापार का उदय हुआ, छापे खाने की स्थापना हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ। तो इन सब से जो सीमित राजतंत्र थे उनकी जगह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। तो इन सब बातों का प्रभाव मैकियावेली के ऊपर भी पड़ा, और उसने अपनी जो प्रिंस नामक रचना लिखी उसमें उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, या हम कह सकते हैं कि निरंकुश और शक्तिशाली राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्थाएं हैं, इस बात के ऊपर बल था। अगला है इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का समस्त प्रदेश छोटी छोटी रियासतों और राज्यों में विभाजित था। 16वीं सदी में इटली का कुछ एकीकरण हुआ और इटली में 5 राज्य स्थापित हुए। इटली में हम कह सकते हैं 5 राज्य स्थापित हुए। मिलान का राज्य, नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस गणराज्य। ये 5 राज्यों की स्थापना हुई। ये 5 राज्य आपस में संघर्षरत थे, और इटली के इस राजनीतिक विभाजन ने जो है और आपस की इस लड़ाई ने इटली को बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। वो आसानी से शक्तिशाली जो पड़ोसी थे उनकी महत्वाकांक्षाओं का इटली आसानी से शिकार हो सकता था। फ्रांस और स्पेन की आंखें हमेशा इटली की ओर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और कब इटली को समाप्त कर दिया जाए।
मैकियावेली एक विलक्षण अंतर्दृष्टि का धनी था और उसने समझ लिया, या उसको इस बात को समझने में देर न लगी कि यदि इटली में सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना न की गई तो फ्रांस और स्पेन जो है वो इन्हें हड़प लेंगे, या उनके पारस्परिक संघर्ष में ये इसी तरीके से पिस जाएगा जैसे गेहूं के साथ घुन। और इस प्रकार जो है उसने संपूर्ण इटली के एकीकरण के ऊपर बल दिया और उसने कहा कि यदि संपूर्ण इटली को एकता के सूत्र में गूंथ दिया जाए और एक ऐसी शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए जो कि आंतरिक अराजकता और अव्यवस्था के ऊपर काबू पा सके और दूसरी तरफ जो है बाहरी आक्रमण से इटली की रक्षा कर सके और जो विदेशी हैं उन विदेशियों का इटली से निष्कासन कर सके। इस दोहरे कर्तव्य को कोई सरकार निभा सके, ऐसी सरकार की स्थापना की जाए। और इसी उद्देश्य से उसने 3 ग्रंथ लिखे, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रूफ। और इस प्रकार से यद्यपि राजनीतिक ग्रंथों में राज्य के सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन ये सिद्धांत राजनीति के व्यवहारिक प्रयोगों से पूर्ण थे, या राजनीति के व्यवहारिक प्रयोगों का इसमें खूब वर्णन किया गया था। और इनमें उसने एक ऐसे निरंकुश शासक के उदय की कामना की कि जो आदर्शवादी सिद्धांतों में न डूबा रहकर व्यवहारवादी राजनीति में निष्णात हो और जो इटली का राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण कर सके। अगला है इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटली जो है उसमें नीति प्रणालिता, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना का अभाव था। यद्यपि इटली में प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। पैसा लेकर, रिश्वत लेकर नागरिक जो हैं वो अनुचित से अनुचित काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। इन सब बातों का मैकियावेली के हृदय के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा और उसने जो है मैकियावेली के ऊपर गंभीर प्रभाव, और वह जो है इटली के एकीकरण के लिए शक्ति का पुजारी बना। और उसने, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सेना को इटली के लिए राष्ट्रीय सेना को आवश्यक बताया और उसने गणतंत्री शासन की जगह इटली के लिए एक राजा और तानाशाह की दुखद आवश्यकता को महसूस किया। उसने कहा कि इटली में एक ऐसा राजा का उदय हो या एक ऐसे राज्य की स्थापना हो, एक ऐसा शासक का उदय हो जो कि इटली को सबल बना सके, उसे संगठित कर सके, इटली में शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके, वहाँ पर इटली में विदेशी आक्रांताओं को मार भगा सके। और इस दृष्टि से उसने कहा कि इस पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शासक जो है वो उचित अनुचित सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे शासक को जनता के ऊपर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेम की तुलना में शक्ति के साथ या भय के साथ शासन करना चाहिए, शक्ति से निरंकुशता के साथ शासन करना चाहिए, क्योंकि राजा का परम उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा और उसका कल्याण। यद्यपि अपने जीवन काल में मैकियावेली इस स्वप्न को पूरा नहीं कर पाया या उसके समय उसका स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसकी मृत्यु के 350 वर्ष बाद काबूर और गैरिबाल्डी ने उसके द्वारा बताए गए साधनों के आधार पर इटली का एकीकरण किया और इटली को शक्तिशाली बनाया और उसके स्वप्न को पूरा किया। तो इन सब बातों के आधार पर ये हमें कहना ही पड़ता है कि डनिंग की ये युक्ति या कथन सही प्रतीत होता है कि ये फ्लोरेंस वासी प्रतिभा संपन्न वास्तविक अर्थों में या पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु